हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए हमने जो है एक सीरीज चलाई हुई है, जिसकी डेली क्लास होती है हमारी शाम को 8 बजे। और हमारी जो आज की क्लास है वो है 5th क्लास। ठीक है, आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें मैं ले चुका हूँ, उनका रिवीजन लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के एग्ज़ाम से ही। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके जो प्रीवियस के हमारे 4 लेक्चर है उनको कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है उसमें कंटेंट हमने कवर किया हुआ है। आज हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, तो इसके तरफ हम बढ़ते हैं। डेली क्लास होती है 8 बजे। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूँ। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज। मंडी सिटी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मंडी शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे देखिएगा मंडी सिटी की बात की जा रही है, शहर की बात की जा रही है। अगर शहर की बात हम करें तो इसकी जो स्थापना है वो अजबर सेन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कब की गई थी अगर हम बात करें तो 1526 में। 1526 में अजबर सेन द्वारा जो है मंडी सिटी की स्थापना की गई थी। बाण सेन ने क्या किया था? बाण सेन ने जो मंडी रियासत थी, मंडी जो प्रिंसली थी, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, रियासत और शहर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर रियासत की बात आए, मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई तो बाण सेन द्वारा की गई। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि मंडी शहर की स्थापना किसने की, ठीक है, यहाँ पे मैं विशेष जो फोर्स इसलिए लगा रहा हूँ, विशेष बल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मंडी शहर है उसकी स्थापना की गई थी अजबर सेन द्वारा, और जो बाण सेन है उसने मंडी रियासत की स्थापना की थी 1300 AD में। ठीक है, 1300 ईस्वी में जो है उसने इसकी स्थापना की थी। अगर हम ऑप्शन से देखें तो दीपचंद, दीपचंद मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। दीपचंद ने किसकी स्थापना की थी? इसने की थी बिलासपुर शहर। इसने किसकी स्थापना की थी? इसने बिलासपुर जो सिटी है उसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दीपचंद। हमीरचंद ने जो है हमीरपुर की स्थापना की थी। आई होप आपको इतना यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द किंग ऑफ कांगड़ा एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक इन्वेजन। ठीक है, जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था किस पे? कांगड़ा पर, तो वहाँ का राजा कौन था? तो उस समय जो वहाँ का राजा था उसका नाम था रूपचंद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रूपचंद जो था ये वहाँ का राजा था उस समय। इसने क्या किया था कि 1360 में जो दिल्ली का जो प्लेन एरिया है, ठीक है, मैदानी इलाका है, वहाँ पे जो है लूट मचा दी थी। ठीक है, उसको लूटना शुरू कर दिया था। तो इसी से जो है जो फिरोज शाह तुगलक था उस समय, उसको जो है गुस्सा आया था और उसने जो है दोबारा अटैक किया था। ठीक है, उसने जो है जो नगरकोट था हमारा उसके ऊपर अटैक कर लिया था, कांगड़ा के ऊपर। ठीक है, इसको घेरा कर लिया था और बाद में जो है दोनों में समझौता हो गया था, रूपचंद प्लस फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसी समय जो है जब इनमें समझौता हुआ, इसी समझौते में 1365, ठीक है, डेट आपको याद करनी है, 1365 में जो है कौन 1300 पुस्तकें ले गया था हमारी ज्वालामुखी से। ठीक है, ज्वालामुखी से जो है 1300 संस्कृत जो हमारी बुक्स है वो किसके द्वारा ले जाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक जो है 1300 संस्कृत जो हमारी पुस्तकें हैं संस्कृत में रिटर्न थी, इनको ले गया था किस चीज़ के लिए? इनका फारसी में अनुवाद करने के लिए। डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है कि किसने 1300 पुस्तकें संस्कृत की जो पुस्तकें थी वो ज्वालामुखी से ले जाया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ले जाई गई थी और इनका फारसी में अनुवाद करना था। और डायरेक्टली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि फारसी में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका जो अनुवाद किया गया वो किया गया अज्जुद्दीन खालिद खानी द्वारा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अज्जुद्दीन खालिद खानी द्वारा। अज्जुद्दीन खालिद खानी द्वारा जो है ये 1300 पुस्तकें हैं, संस्कृत की पुस्तकें थी, इनका फारसी में अनुवाद किया गया और जो बुक बनी, ठीक है, ट्रांसलेट करने के बाद जो बुक रखी उसका नाम था दिलाई फिरोज शाही। उसका नाम क्या रखा? दिलाई फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। ब्यास नदी की जो है कौन सी सहायक नदी है या नदियां हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें बेकर खट की, ठीक है, तो सोन खट की, ज्योनी खट की, ये तीनों जो है ट्रिब्यूटरीज है किसकी? रिवर ऑफ ब्यास की। हमारी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ट्रिब्यूटरीज है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? जो मंडी हमारा जिला है वहाँ पे ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर हम ब्यास से बात करें, ठीक है, ब्यास के ऊपर जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, ये आपको आने चाहिए। और 2-3 क्वेश्चन और है यहाँ से देखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है कि पहली जो ट्रिब्यूटरी है जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है लूनी। लूनी इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। ठीक है, बाणगंगा, पार्वती और जो आपकी बनेड़, ये कहाँ, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये ट्रिब्यूटरीज है ब्यास की। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसका उद्गम स्थल, जहाँ से ओरिजिन होता है इसका, वो होता है रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? सतलुज। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है, जो कि 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। उसके बाद आती है ब्यास। ब्यास की जो लंबाई है हिमाचल प्रदेश में वो है
256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर। और डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि मंडी के अंदर जो है ये नदी जब मंडी के अंदर प्रवेश करती है, मंडी के अंदर प्रवेश करती है तो कहाँ पे प्रवेश करती है? बजौरा। बजौरा कहाँ पे है? मंडी में है। मंडी में जब एंटर करेगी तो बजौरा नामक स्थान पे एंटर करती है, और कांगड़ा में जब एंटर करती है तो संधौल में एंटर करती है। वेयर इज रेहली मेला सेलिब्रेटेड? रेहली जो मेला है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है हमारा ठियोग में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये जो है इसको राज्य स्तरीय मेला जो है घोषित किया गया है। रेहली मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ठियोग में। ठीक है, ठियोग से बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे कि ठियोग ही एक पहली ऐसी रियासत थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, जिसने फॉर्मली एक्सेप्ट किया था यूनियन ऑफ इंडिया को। जब भारत में विलय हो रहा था तो उसको सबसे पहले किस रियासत ने एक्सेप्ट किया था हिमाचल में? तो वो थी ठियोग रियासत। ठीक है, ठियोग से एक ग्राउंड पूछा जाता है अक्सर, वो है पोटैटो ग्राउंड। आपसे पूछा जा सकता है कि पोटैटो ग्राउंड कहाँ पे है, ठीक है, तो ये ठियोग में है। जैसे अभी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था ठोडो ग्राउंड, कि ठोडो ग्राउंड कहाँ पे है, तो ठोडो ग्राउंड सोलन में है, जैसा आपसे को पता है। पोटैटो ग्राउंड से भी पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे है? यह है हमारा ठियोग में। ठीक है, ठियोग की स्थापना, जो ठियोग रियासत थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज त्रिलोकपुर टेम्पल लोकेटेड? त्रिलोकपुर जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? त्रिलोकपुर जो टेम्पल है ये लोकेटेड है सिरमौर के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दो टेम्पल मैं आपको कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन होता है इनमें। देखिएगा पहला है त्रिलोकपुर, ठीक है, फर्स्ट जो है वो है त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर टेम्पल कहाँ पे है? तो ये आपको याद करना है, ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो अभी हमने क्वेश्चन किया। जो सेकंड पूछा जाता है वो पूछा जाता है त्रिलोकीनाथ। जो सेकंड टेम्पल है उसका नाम है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ठीक है, तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो है लाहौल स्पीति में। ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। कौन सा टेम्पल है? त्रिलोकीनाथ। ठीक है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ उसको। त्रिलोकीनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में है। अगर त्रिलोकपुर टेम्पल की बात करें तो ये लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो क्वेश्चन बनते हैं इससे त्रिलोकपुर टेम्पल से, काफ़ी जो है फेमस टेम्पल है ये। एक तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसको समर्पित है, जैसे अभी पेपर हमने डिस्कस किया था कल, तो उसमें पूछा गया था कि जो जाखू टेम्पल है वो किसको समर्पित है, जो कि शिमला के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, लॉर्ड हनुमान को समर्पित है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिरमौर का जो त्रिलोकपुर टेम्पल है ये किसको समर्पित है, तो बाला सुंदरी को। किसको? बाला सुंदरी, माता बाला सुंदरी को जो है समर्पित है कौन सा टेम्पल? तो ये है त्रिलोकपुर टेम्पल। कहाँ पे है? ये है लोकेटेड हमारा सिरमौर। अगर हम बात करें कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो दीप प्रकाश द्वारा ये बनाया गया था 1573 में। ठीक है, 1573 में जो है ये बनाया गया था, किसके द्वारा? दीप प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है पास बैठना, यानी सिट क्लोज। हमारा ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम टोटल नंबर ऑफ उपनिषद की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं हमारे? 108। उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी है? वो है 108। दार्शनिक स्रोत है हमारे, और इनको वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? वेदांत। वेदांत भी इनको कहा जाता है। उपनिषदों को ही वेदांत भी बोलते हैं, क्योंकि वेदों का जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम जो मोटो है, वो ये बताते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, ठीक है, तो वेद कितने हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ वेद जो है हमारे वो 4 है। और इसके बाद पूछा जाता है वेदांग। ठीक है, वेदांग और वेदांत में आपको डिफरेंस, जो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको। वेदांत बोलते हैं उपनिषद को, लेकिन वेदांग जो है वो अलग है, और ये 6 वेदांग है। ठीक है, 6 वेदांग है, ये आपको याद होने चाहिए कौन कौन से है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और जो उपनिषद है वो कितने हैं? उपनिषद जो है हमारे वो है 108। उपनिषद कितने हैं? 108। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क के रूप से जाना जाता है? भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडिया को जो यूनाइट किया था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इंडिया की जो रियासतें थी उनको इकट्ठा किया था इन्होंने। लगभग जो है 545 रियासतों को जो है इकट्ठा किया था जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद। तो इनको जो है क्या किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, इन्हीं की जो है स्टैचू बनाई गई है, जिसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर इसकी हाइट है। लोकेटेड कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम?
जो हमारा सौर मंडल है उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र ग्रह। ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए विनस। विनस जो है सबसे हॉट प्लैनेट है। इसके बारे में कुछ एक चीज़ें जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिएगा, इसको बोलते हैं हम शाम का तारा, भोर का तारा। ठीक है, शाम का तारा या भोर का तारा इसको हम बोलते हैं। सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन के रूप में किसको कहा जाता है, तो ये है हमारा शुक्र ग्रह। ठीक है, और जो अदर ग्रह है उनके ऑपोजिट ये जो इसकी रोटेशन है, इसकी जो रोटेशन है वो अन्य ग्रहों की ऑपोजिट चलता है। और ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके ऊपर जो मोस्टली जो गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की जो इसमें परसेंटेज है वो है 96%। तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, ये है ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है इसी वजह से जो है क्योंकि 96% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारा शुक्र ग्रह है इसके ऊपर, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इसी इफेक्ट की वजह से ये सबसे गर्म ग्रह हो जाता है, कौन सा, हमारा शुक्र ग्रह। और आपको याद करना है बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी जो है उपग्रह नहीं है, इनका कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है। अभी हमने यहाँ के इसकी रोटेशन की बात करी कि रोटेशन यानी घूमने की जो इसकी कला है, ठीक है, जो घूमता है, जो इसका घूमने का काल है वो सबसे ज़्यादा है अपने अक्ष पर। ठीक है, अपने एक्सिस पर जो है घूमता है तो सबसे ज़्यादा दिन लेता है ये लेता है 257 डेज, 257 डेज। एक तो ये ऑपोजिट घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और सबसे ज़्यादा दिन लेता है अपने अक्ष पर घूमने पर। कितने दिन लेता है, ये लेता है 257 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, एक क्वेश्चन आता है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये हुई थी 2016 में। कब हुई थी, 1 मई 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं को जो है फ्री गैस सिलेंडर से वितरण से रिलेटेड है। ठीक है, फ्री गैस सिलेंडर जो इसमें दिए जाते हैं। और अगर हम ऑप्शन से यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा 2014 में मोदी गवर्नमेंट की जो मोस्टली योजनाएं रही है वो सबसे ज़्यादा जो लॉन्च हुई है 2014 में हुई है। जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है मेक इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जन धन योजना, ठीक है, तो ये कब हुई थी, 2014 में। 2015 से मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई, तो 2015 में योजना शुरू हुई, और इसी साल जो है सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। पूछा गया है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो थोड़ा नीचे है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1897। कब शुरुआत हुई, 1897। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई, 1897 में। कब की गई, 1897 में की गई। इसका जो अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। कौन सा मठ है, वेल्लूर मठ। पूछा जा सकता है कि वेल्लूर मठ किससे रिलेटेड है, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल में। जो स्वामी विवेकानंद जी थे इनके गुरु थे रामकृष्ण जी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी, तो इनके नाम पे जो है इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी। और इसका मोटो जो है अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको जो है गूगल कर लीजिएगा। इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, इसका उद्देश्य जो है अक्सर पूछा जा सकता है एग्जाम में, और प्रीवियस एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था। हालांकि जो हाई लेवल के एग्जाम है, बी ग्रेड के या ए ग्रेड के एग्जाम है, वहीं पे पूछा जाता है। लेकिन आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, इसका जो उद्देश्य था, जो आदर्श वाक्य होता है, ठीक है, मोटो जो आदर्श वाक्य है वो क्या था। इनका ओरिजिनल नेम अक्सर पूछा जाता है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में। तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त जो था इनका ओरिजिनल नेम था, नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने जो है एक सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ पे, शिकागो में। कब लिया था, 1893 में। कब लिया था, 1893 में। नेक्स्ट देखिएगा, द कंट्रीज फर्स्ट गर्ल पंचायत वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट। देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया, किस राज्य द्वारा किया गया, तो ये किया गया गुजरात राज्य द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमने योजना की बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, उसी योजना को प्रमोट करने के लिए जो है ये शुरू किया गया है अभी हाल ही में, बालिका पंचायत। ठीक है, और अगर हम बात करें कि गुजरात से और क्या पूछा जा सकता है, तो गुजरात के अहमदाबाद में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक ब्रिज का उद्घाटन किया है जिसका नाम है अटल ब्रिज।
अटल ब्रिज, ठीक है, पूछा जा सकता है कि अटल जो ब्रिज है कहाँ पे है, तो अहमदाबाद, कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। और गुजरात का गरबा काफ़ी फेमस है, यहाँ का जो डांस है, डांस फॉर्म है गरबा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गरबा। गरबा को जो है अभी नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को के लिए, यूनेस्को की जो हमारी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें नॉमिनेशन इसमें दिया गया है इसका, ठीक है, अभी इसको ऐड नहीं किया गया है, नॉमिनेट किया गया है अभी, भारत ने जो है इसका नाम दिया है इसमें। इससे पहले भारत की जो दुर्गा पूजा है, मुझे कमेंट करिएगा किस राज्य की दुर्गा पूजा फेमस है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी या फिर महाराष्ट्र, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। दुर्गा पूजा को जो है यूनेस्को की कल्चर जो हमारी हेरिटेज लिस्ट है उसमें ऐड कर लिया गया है, लेकिन अभी नॉमिनेशन दिया गया है किसका, गरबा का, जो कि हमारा कहाँ का डांस फॉर्म है, ये हमारी गुजरात की डांस फॉर्म है। नेक्स्ट देखिएगा, विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड I2U2 ग्रुप। I2U2 जो भी एक नया संगठन बना है, ठीक है, इसके कौन से जो है देश सदस्य है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया, इजराइल, USA सब, ठीक है, ऑल ऑफ द अब, इसमें 4 सदस्य है, कौन कौन से है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, इंडिया, इजराइल और USA, ये किसके सदस्य है, I2U2 ग्रुप के। और अगर हम बात करें इसके अलावा और एक और ग्रुप से पूछा जाता है क्वाड ग्रुप से जो 4 देश है उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें है इंडिया, ठीक है, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड कंट्रीज है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, चौथा ऑप्शन कोई और होगा और पूछा जाएगा कि कौन इसमें से क्वाड कंट्री नहीं है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वाड में कौन कौन से है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और जो अभी एक नया ग्रुप बना है I2U2, इसके जो सदस्य है वो है इंडिया, इजराइल, USA और UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें, वायु प्रदूषण सूचकांक में निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना जाता है, ठीक है, सबसे जो खतरनाक रेंज है जिसको हजार्डस हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो कौन सी रेंज है, वो है 301 से लेके 300 से लेके 500 तक की, 300 से लेके जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर उसकी रेंज 300 से 500 के बीच में है तो वो मोस्ट जो है खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें 0 से लेके 50 तक का जो रेंज है इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है, इसका जो एयर क्वालिटी है वो अच्छा माना जाता है, और इसका जो सिग्नल होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है, इसका जो साइन होता है कौन सा कलर होता है, ग्रीन। अगर 51 से 100 की बात करें तो इसको जो है बैलेंस्ड पॉल्यूशन इंडेक्स में जो है कंसीडर किया जाता है, इसको जो है एक संतुलित हम मान सकते हैं इसको, और इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। अगर हम 101 से 150 की बात करें तो ये होता है हानिकारक, ठीक है, ये हानिकारक है, हानिकारक 101 से ऊपर का जितना भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हानिकारक ही है, ठीक है, जो संवेदनशील वर्ग होते हैं उनके लिए हानिकारक है। लेकिन जो मोस्ट हैजार्डस है, जो सबसे खतरनाक है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वो है हमारा 151 से लेके 200, ठीक है। इसका कलर पूछा जा सकता है क्योंकि जो रेड है हानिकारक है, उसका कलर होता है रेड, लेकिन जो हजार्डस है 300 से लेके 500 तक की जो रेंज है, जो सबसे खतरनाक रेंज है, वो उसका जो कलर है वो है मैरून, ठीक है, इसको जो शो किया जाता है कौन से कलर से, मैरून कलर से जो इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, MS वर्ड का क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जे इज यूज फॉर। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस जे का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो लाइन जस्टिफाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, MS वर्ड ऑटोमेटिकली मूव टू द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन when it reach the right edge of the screen and its call, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे एज है, राइट एज है, यहाँ से डायरेक्टली जो नेक्स्ट वर्ड है वो अगले लाइन में चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड रैप। इसको क्या कहा जाता है, वर्ड रैप। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 1997 to 2003, ठीक है, 2003 1997 का जो वर्जन था हमारा MS वर्ड का, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल थी, MS वर्ड की जो फाइल थी, उनका एक्सटेंशन क्या होता था, उनका एक्सटेंशन होता था .doc, ठीक है। कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2007 के जो हमारे आए, ठीक है, जिनमें जो डिफ़ॉल्ट XML बेस्ड फाइल होती है उनका एक्सटेंशन होता है .docx। इनका जो डिफ़ॉल्ट जो XML बेस्ड फाइल्स होती है उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .docx। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, इसका आंसर मैं कल जो हमारा 6th लेक्चर होगा उसमें आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड। फील्ड कोड को जो है डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा मेरा एफर्ट लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सिर्फ एक लाइक की रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।